हेलो स्टूडेंट, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन में आपका स्वागत करती हूं। मैं आपको कराऊंगी बिहार पीजीटी, बिहार एस्टेट और झारखंड के लिए होम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं अपना। आज के सेशन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ आप लोगों से, दालों में प्रोटीन की मात्रा होती है। तो आप लोग को ये बताना है कि दालों में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 10 से 15%, सेकेंड ऑप्शन है 25 से 40%, थर्ड ऑप्शन है 20 से 25% एंड लास्ट ऑप्शन है आपका 5 से 10%। तो जो दालों में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है ना, वो होती है आपकी कितनी, 20 से 25%। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है आप लोगों से, अनाज जिस अमीनो अम्ल में अपूर्ण होते हैं वह है। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है मेथाइनिन, सेकंड ऑप्शन है लाइसिन, थर्ड ऑप्शन है वैलिन एंड लास्ट ऑप्शन है आपका टाइरोसिन। तो क्या पूछा है, अनाज में किस अमीनो अम्ल की कमी यानी कि अपूर्ण होते हैं। तो आपको ये बताना है कि अनाज में किस अमीनो अम्ल की कमी होती है। तो अनाज में किसकी, लाइसिन की कमी होती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बल्कि लाइसिन किस में होता है, लाइसिन आपका पाया जाता है दाल में। ठीक है, और मिथाइनिन पाया जाता है किसमें, अनाज में, और वैलिन और टाइरोसिन भी पाया जाता है। पर जो लाइसिन होता है, लाइसिन आपको दालों में देखने के लिए मिल जाता है, और दाल के साथ साथ ये आपको समुद्री छोटी मछली में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है आप लोगों से, फॉलिक अम्ल को निम्न में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका वसा में घुलनशील विटामिन, सेकंड ऑप्शन है खनिज लवण, थर्ड ऑप्शन है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड लास्ट ऑप्शन है आपका प्रॉक्सिमेंट प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो आप लोगों को ये बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या पूछा है, फॉलिक अम्ल को किसमें वर्गीकृत किया गया है। तो फॉलिक अम्ल में किसमें पढ़ते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में पढ़ते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और जो फॉलिक अम्ल होता है ना, इसको B9 के किसमें, विटामिन B9 कहते हैं इसको। विटामिन B9 के नाम से इसको जानते हैं, फॉलोसिन के नाम से जानते हैं तथा फॉलेट के नाम से भी इसको जानते हैं। तो इसको आप लोग देख लीजिए कितने नामों से जाना जाता है। और इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है, एनीमिया नामक रोग होता है, और खास तौर से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, जो आरबीसी होती है ना, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं, अपने नॉर्मल साइज से बड़े साइज में हो जाती हैं। कैसे, अपने नॉर्मल साइज से बड़े साइज में हो जाती है। तो उसको क्या कहा जाता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहा जाता है। क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है आप लोगों से, प्रोटीन मुख्यतः इनमें से किस रूप में अवशोषित किए जाते हैं। क्या पूछा है, जो प्रोटीन होते हैं किस रूप में अवशोषित यानी कि एब्जॉर्ब किए जाते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है डाइपेप्टाइड, सेकंड ऑप्शन है ट्राइपेप्टाइड, थर्ड ऑप्शन है आपका अमीनो एसिड एंड लास्ट ऑप्शन है आपका पॉलीपेप्टाइड। तो जहां प्रोटीन होगा, प्रोटीन आपका किस रूप में अवशोषित किया जाएगा, अमीनो एसिड के रूप में क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अमीनो एसिड प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, तो प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, अमीनो एसिड होती है। और कई अमीनो एसिड आपस में मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, पूछा हुआ आप लोगों से, साइटोप्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन के अणुओं को क्या कहते हैं। आपको ये पता है ना, जो साइटोप्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन के अणु होते हैं उनको क्या कहेंगे। ऑप्शन दिया हुआ है, आरएनए कहेंगे, अमीनो अम्ल कहेंगे, डीएनए कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं आएगा। तो जो साइटोप्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन के अणु होते हैं ना, उनको क्या कहते हैं, अमीनो अम्ल कहते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा हुआ आप लोगों से, दूध की मिठास निम्न में से किसकी उपस्थिति से होती है। तो आपको ये बताना है कि किसकी प्रेजेंट में दूध की मिठास होती है। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है लैक्टोज, सेकंड ऑप्शन है लाइपेज, थर्ड ऑप्शन है केसिन एंड लास्ट ऑप्शन है आपका राइबोफ्लेविन।
तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका लैक्टोज। जो दूध की मिठास होती है ना, वो लैक्टोज की उपस्थिति के कारण होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और लैक्टोज जो होता है ना, लैक्टोज एक प्रकार की क्या होती है, शर्करा होती है। ठीक है, क्या होती है, एक प्रकार की शर्करा होती है, जिसकी वजह से दूध में मिठास होती है और जो स्तनधारियों के दूध में स्वाभाविक रूप से पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ आप लोगों से, बिना मधुमेह वाली महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्त शर्करा स्तर विकसित कहलाता है। तो आपको ये बताना है कि जो बिना मधुमेह वाली महिलाओं, यानी कि जिन महिलाओं को केवल गर्भावस्था में क्या हो जाता है, गर्भावस्था में उनको डायबिटीज यानी कि मधुमेह हो जाती है। पहले से उनको नहीं होती है, किसमें होती है, गर्भावस्था के दौरान हो जाती है। और जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसके बाद डायबिटीज भी खत्म हो जाती है अपने आप। तो ये कौन सी डायबिटीज कहलाती है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है पूर्व मधुमेह, सेकेंड ऑप्शन है गर्भावस्था मधुमेह, थर्ड ऑप्शन है प्री एक्लेम्पसिया एंड लास्ट ऑप्शन है आपका एक्लेम्पसिया। तो जो गर्भावस्था के दौरान क्या होती है, मधुमेह यानी कि डायबिटीज होती है, वो आपकी कहलाती है गर्भावस्था मधुमेह, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका रिवीजन आप लोग जरूर करिएगा। इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा हुआ है, इंसुलिन हार्मोन किस पौष्टिक तत्व के चयापचय में सहायक है। क्या पूछा गया है, जो इंसुलिन नामक हार्मोन होता है वो किस पौष्टिक तत्व के चयापचय में सहायक है। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है वसा, सेकंड ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, थर्ड ऑप्शन है प्रोटीन एंड लास्ट ऑप्शन है आपका विटामिन डी। तो जो इंसुलिन हार्मोन होता है ना, वो कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में सहायक होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। ठीक है, क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का संगठन, CHO, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का क्या होता है, ये संगठन होता है। और इसके दो भाग, इसमें क्या होता है, दो भाग तो इसमें हाइड्रोजन के होते हैं और एक भाग ऑक्सीजन का होता है। तो इनका रेशियो कैसा होता है, 2/1 का रेशियो होता है। ठीक है, क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है आप लोगों से, क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में, HbA1c। ठीक है, क्या पूछा गया है, HbA1c की वह मात्रा जिससे ऊपर मतलब मनुष्य मधुमेह से ग्रस्त माना जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है 6.2%, सेकेंड ऑप्शन है 6.8%, 8%, थर्ड ऑप्शन है 6.5% एंड लास्ट ऑप्शन है आपका 7.0%, यानी कि 7%। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, 6.5%। ठीक है, तो HbA1c की वह मात्रा जिसके ऊपर मनुष्य डायबिटीज से ग्रस्त माना जाता है, वो कौन सी मात्रा होती है, 6.5% की। ठीक है, क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा हुआ है, 5 वर्ष के बच्चे को तेज बुखार है और उसे निगलने में तकलीफ हो रही है। टॉर्च से देखने पर उसका हलक जो है सफेद नजर आता है। यह लक्षण किसका संकेत है। तो आपको ये बताना है, कोई एक बच्चा है 5 साल का, जिसको क्या है, तेज बुखार है, सिम्टम्स दे रखे हैं, तेज बुखार है और उसे निगलने में तकलीफ हो रही है और टॉर्च से देखने पर उसका हलक कैसा, सफेद नजर आता है। तो ये किसका लक्षण होता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है इन्फ्लुएंजा, सेकंड है वूपिंग कफ, थर्ड है निमोनिया एंड लास्ट ऑप्शन है डिप्थीरिया। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको ये बताना है। देखिए आप लोग, जिसमें तेज बुखार होता है और निगलने में तकलीफ होती है और जो हलक होता है सफेद नजर आता है, ये होता है आपका किसका, डिप्थीरिया का सिम्टम्स होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके लक्षण तो ये दिए गए हैं, साथ में और भी होता है कि शुरुआत में जब स्टार्टिंग होती है ना, तो हल्का हल्का सा दर्द होता है और स्वेलिंग हो जाती है और टॉन्सिल तथा कोमल तालू पर ब्राउन या तो ब्राउन कलर की लेयर जम जाएगी या तो फिर वाइट कलर की लेयर पड़ जाती है। ठीक है, क्लियर है आपको ये। और डिप्थीरिया जो होती है वो गले से संबंधित बीमारी होती है, तभी क्या होता है, निगलने में तकलीफ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है आप लोगों से,
बनावटी टेक्सटाइल रेशे होते हैं। आपको ये बताना है जो बनावटी टेक्सटाइल रेशे होते हैं वो कैसे होते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, अधिक टिकाऊ और सोखने की शक्ति वाली होते हैं, या कम विषैला और पास की मित्र होते हैं, या अधिक टिकाऊ और चिकना होता है, या अधिक चिकना और कमजोर होता है। तो जो बनावटी टेक्सटाइल रेशे होते हैं ना वो अधिक टिकाऊ और चिकने होते हैं। कैसे होते हैं? अधिक टिकाऊ और चिकने। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और बनावटी टेक्सटाइल के कपड़े अपनी इच्छा अनुसार बनाए जाते हैं। ठीक है, कैसे बनाए जाते हैं? अपनी इच्छा अनुसार। जो भी परिसज्जा हम चाहे उसमें ऐड कर सकते हैं, जो हम नहीं चाहे वो हम ऐड नहीं करते हैं। क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ आप लोगों से, इंटरलॉकिंग धागों के तानों बानों में अपनाए गए प्रणालीय डिजाइन के अनुसार डैश का नाम रखा जाता है। क्या पूछा गया है? जो इंटरलॉकिंग धागों के तानों बानों में अपनाए गए प्रणाली या डिजाइन के अनुसार डैश का नाम रखा जाता है। तो आपको ये बताना है जो प्रणाली डिजाइन के अनुसार अपनाई जाती है उसके अनुसार किसका नाम रखा जाता है। धागे का नाम रखा जाता है, रेशे का नाम रखा जाता है, वस्त्र का नाम रखा जाता है, या बुनाई का नाम रखा जाता है। तो आप लोग देखिए, इंटरलॉकिंग धागों में तानों बानों में, जो तानों बानों में अपनाई गई प्रणाली या डिजाइन है ना उसके अनुसार किसका नाम रखा जाता है? उसके अनुसार बुनाई का नाम रखा जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये? बुनाई को हम क्या कहते हैं? वीव्स कहते हैं। अलग अलग प्रकार की आपकी वीव्स होती है ना, तो तानों बानों में अपनाई गई डिजाइन के अनुसार ही उनका नाम रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है आप लोगों से, एसीटेट वस्त्र के तंतुओं का निर्माण होता है। तो आप लोग को ये बताना है एसीटेट वस्त्र के तंतुओं का निर्माण कैसे होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मेल्ट कताई द्वारा, सेकेंड ऑप्शन है गीली कताई द्वारा, थर्ड ऑप्शन है सूखी कताई द्वारा, एंड लास्ट ऑप्शन है ब्लो कताई द्वारा। तो आप लोग देखिए, जो एसीटेट वस्त्र के तंतुओं का निर्माण होता है ना वो होता है आपका कैसा? सूखी कताई द्वारा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्डिंग के द्वारा क्या होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, रेशों से धागे बनाए जाते हैं, रेशों को नटकर में बांधा जाता है, थर्ड ऑप्शन है आपका रेशों को सुलझाया जाता है, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका रेशों को साफ किया जाता है। तो जो कार्डिंग का प्रोसेस होता है ना, कार्डिंग के दौरान क्या किया जाता है? रेशों को साफ किया जाता है। तो ऑप्शन डी क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है, क्रेपिंग है, तो आपको ये बताना है कि क्रेपिंग क्या है। क्रेपिंग एक बुनाई है, या क्रेपिंग परिसज्जा है, या क्रेपिंग करघे का मुख्य भाग है, या क्रेपिंग इनमें से कोई नहीं है। तो आप लोग देखिए, क्रेपिंग क्या है? क्रेपिंग होती है आपकी परिसज्जा, क्रेपिंग परिसज्जा का नाम है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। और परिसज्जा जो होती है दो विधियों से की जाती है। कैसे की जाती है? दो विधियों से की जाती है। एक होता है आपका यांत्रिक विधि। क्या होता है आपका? एक होता है आपका यांत्रिक विधि और सेकंड होता है आपका रासायनिक विधि। ठीक है, रासायनिक विधि। क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है इसमें, अम्बादल, चोखीदल, चार खाने, यह शब्द संबंधित है। आपको ये बताना है कि अम्बादल, चोखीदल, चार खाने ये किससे संबंधित है। ऑप्शन दिए हुआ है, बंधेज रकाई से संबंधित है, बाटिक रकाई से संबंधित है, ब्लॉक प्रिंटिंग से संबंधित है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि बंधेज रंगाई से संबंधित है। ठीक है, जो अम्बादल, चोखीदल और चार खाने होते हैं ना, किससे संबंधित है ये संबंधित है आपके बाटिक रंगाई से। सॉरी, आपका किससे? बंधेज रंगाई से संबंधित है। किससे संबंधित है? आपका बंधेज रंगाई से। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बंधेज साड़ियाँ कब पहनी जाती है? अक्सर शादी विवाह के शुभ अवसर पे पहनी जाती है। और राजस्थान में शेखावत की बनी साड़ियाँ सबसे अधिक प्रसिद्ध होती हैं। ठीक है, क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछा हुआ है क्वेश्चन में आपसे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, उस सॉफ्टवेयर का नाम जिसे वस्त्रों की ड्राफ्टिंग का उपयोग में लाया जाता है वह क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है मार्कर, सेकंड है टूका, थर्ड है इलेक्ट्रा, एंड लास्ट है आपका फोटोशॉप। तो वह सॉफ्टवेयर का नाम बताना है आपको जिसमें वस्त्रों की ड्राफ्टिंग का उपयोग किया जाता है। उस सॉफ्टवेयर का नाम होता है आपका टूका।
तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आजकल कंप्यूटर पर वस्त्रों को डिज़ाइन बनाने के लिए टूका नामक सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। किस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है? टूका नामक सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। इससे डिज़ाइन बहुत इजी तरीके से यानी कि सरल प्रकार से और कई प्रकार की डिज़ाइन यानी कि हम वैरायटी ऑफ डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। अगर आपको क्लास में क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं। अपना फीडबैक आप लोग ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और ये जितने भी क्वेश्चन है ना कहीं के PYQ हैं, तो आपके लिए डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि BPSC का एग्ज़ाम भी आने वाला है और झारखंड का एग्ज़ाम भी आने वाला है, उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा हुआ है, वह फैशन जो अल्पकाल के लिए रहता है क्या कहलाता है? ठीक है, क्या पूछा है? जो वह फैशन जो अल्पकाल यानी कि कम समय के लिए रहता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन दिया हुआ है, सिलोट कहलाता है, स्टाइल कहलाता है, फैट कहलाता है या कैमोफ्लेज कहलाता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको ये बताना है। देखिए आप लोग, जो फैशन अल्पकाल या थोड़े समय के लिए होता है वह क्या कहलाता है? वह फैट कहलाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और फैड ये होता है कि फैड में क्या होता है, कोई भी वस्तु है बहुत जल्दी उसको लोग क्या कर देते हैं, अडॉप्ट कर लेंगे यानी कि बहुत जल्दी लोकप्रिय हो जाती है, पर बहुत ही जल्दी उसका क्रेज भी खत्म हो जाता है और वह आउट ऑफ फैशन हो जाता है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल हो सकता है आपका शरारा कुर्ती। शरारा कुर्ती बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में आई थी, फिर उसका तुरंत ही क्या हो गया था, क्रेज खत्म हो गया था कुछ टाइम बाद ही। तो शरारा कुर्ती किस में जाएगी? फेड फैशन में अंतर्गत, फेड फैशन के अंतर्गत चली जाएगी, ठीक है। क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। पूछा हुआ है आप लोगों से, परिधान का रंग रूप और आकार खिलता है। तो आप लोग को ये बताना है कि परिधान का रंग रूप और आकार कब खिलता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है उचित तथा अच्छे अनुपात से, सेकंड ऑप्शन है उचित तथा अच्छी लय से, थर्ड ऑप्शन है अच्छी अनुरूपता से एंड लास्ट ऑप्शन है आपका किसी से नहीं। तो देखिए, जो परिधान का रंग रूप और आकार होता है ना, वो खिलता है आपका कैसे? उचित तथा अच्छे अनुपात से। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब आपके वस्त्र में उचित प्रकार का रंग होगा और अच्छे अनुपात में होगा, ठीक है, यानी कि उपयुक्त रेशियो में होगा, तो आपका आकार वगैरह कैसे होगा? खिलेगा, यानी कि अच्छा सा फिटिंग भी आएगी आपकी, सब कुछ चीज़ें सही बैलेंस में रहेंगी, ठीक है। अगर ये चीज़ें नहीं देखने को मिलता है, अच्छे उचित अनुपात तथा अच्छे अनुपात में कपड़े आपके नहीं होते, तो कपड़े आपके ना तो देखने में अच्छे लगते हैं, ना उनको आप पहन के कंफर्टेबल फील करते हैं, ठीक है। क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है, मानव शरीर का माप लेते हुए दोनों भुजाओं के बराबर होगा। क्या होगा दोनों भुजाओं के बराबर? ये बताना है आपको। 4 सिर, 6 सिर, 8 सिर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग देखिए, जो मानव शरीर का माप लेते हुए दोनों भुजाओं के बराबर होगा ना, वो क्या होगा आपका? 8 सिर होगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। पूछा हुआ है आप लोगों से, लॉन्ड्री में प्रयुक्त कपड़े धोने की मशीनों में सामान्यतः किस तरह की गति होती है। तो आप लोग को ये बताना है, जो लॉन्ड्री में वस्त्र धोए जाते हैं ना, कपड़े धोने की जो मशीन में वस्त्र धुले जाते हैं, उसमें किस तरह की गति होती है, ये पूछा हुआ है आपसे क्वेश्चन में। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है रोटेशन, सेकंड है शेकिंग, थर्ड है आपका टम्बलिंग एंड लास्ट ऑप्शन है आपका एजिटेशन। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका टम्बलिंग, यानी कि ऑप्शन सी। तो लॉन्ड्री में प्रयुक्त कपड़े धोने की मशीन में टम्बलिंग गति होती है। कैसी गति होती है? टम्बलिंग गति होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। और जो भी क्वेश्चन से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट है ना, इनको आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट फैक्ट से भी आपके कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं और ये सारे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में आपसे, निम्नलिखित में से किसे जैवल वाटर कहते हैं। क्या पूछा है? जैवल वाटर किसे कहते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पोटेशियम परमैंगनेट को कहते हैं, सोडियम परबोरेट को कहते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड को कहते हैं या सोडियम हाइपोक्लोराइड को कहते हैं। तो जो जैवल वाटर होता है ना, वो किसको कहते हैं हम? सोडियम हाइपोक्लोराइड को कहते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बराबर मात्रा में पानी मिलाकर यूज करते हैं, ठीक है। जितना सोडियम मतलब जितना आपका जैवल वाटर होगा उतनी मात्रा में पानी मिला देंगे, तब हम इसका यूज करेंगे।
ठीक है, क्लियर है आपको ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में आप लोगों से, प्रोटीन के दाग की सफाई करते समय निम्न में से किससे बचा जाना चाहिए। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है गर्म पानी, सेकंड है नमक का पानी, थर्ड है आपका ठंडा पानी एंड लास्ट ऑप्शन है आपका डाइल्यूटेड अमोनिया। तो प्रोटीन की दाग की सफाई के समय किससे बचा जाना चाहिए, यानी कि प्रोटीन की दाग की सफाई करते समय किसका यूज़ नहीं करना चाहिए, आपको ये बताना है। गर्म पानी का यूज़ नहीं करना चाहिए, या नमक के पानी का यूज़ नहीं करना चाहिए, या ठंडे पानी का यूज़ नहीं करना चाहिए, या डाइल्यूटेड अमोनिया का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों को सबको पता होगा, अगर हम प्रोटीन के दाग की सफाई करते हैं तो किसका यूज़ हमें नहीं करना चाहिए, गर्म पानी का यूज़ हम नहीं करते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रोटीन के धब्बे किसके होते हैं, जैसे आपके ब्लड का स्टेन हो गया, किसका, ब्लड का स्टेन हो गया यानी कि खून का धब्बा हो गया, और आपका अंडे का दाग हो गया, किसका, अंडे में प्रोटीन होता है ना, अंडे का दाग हो गया। तो इसमें इन सब चीज़ों को किससे, इन वस्त्रों पर लगे दाग को, वस्त्रों पर लगे हुए प्रोटीन के दाग को गर्म पानी से नहीं साफ किया जाना चाहिए, ठीक है, वरना ये दाग क्या हो जाएगा, और ज़्यादा पक्का हो जाएगा और छूटेगा भी नहीं जल्दी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा हुआ है, कम दूरी की दुकान से छोटी मात्रा में बार बार सामानों यथा साबुन खरीदने को क्या कहते हैं, ठीक है। क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में, कम दूरी की दुकान है, यानी कि आपके घर के पास में ही दुकान है, चाहे आपके घर सामने हो या बगल में हो, और आप क्या करते हो, छोटी छोटी मात्रा में उसमें बार बार सामान लेने जाते हो, कभी साबुन लेने जाते हो, कभी ऑयल लेने जाते हो, कुछ भी लेने जाते हो, पर वो दुकान कहाँ पे है, आपके घर के सामने है या आपके घर के बगल में। तो ऐसी शॉप को हम क्या कहेंगे, या ऐसे हम जो सामान लेने जाते हैं तो ऐसे बार बार सामान लेने को क्या कहेंगे। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है सुविधाजनक सामान, सेकंड ऑप्शन है विशेषज्ञता सामान, थर्ड ऑप्शन है दुकानदारी सामान एंड लास्ट ऑप्शन है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो कम दूरी की दुकान से छोटी मात्रा में बार बार साबुन खरीदने या कोई और सामान लेने जाते हो वो कैसी होगी, आपका सुविधाजनक सामान होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पे अगर दुकान पास में ना होकर दूर होती है और आप बार बार जा रहे हो तो सुविधाजनक सामान के अंतर्गत नहीं आता वो, ठीक है, क्लियर है आपको ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है आप लोगों से, बजट के लिए उपभोग का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आपको ये बताना है कि जो उपभोग का नियम है बजट में वो किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है एडम स्मिथ ने, सेकंड है एम मार्शल ने, थर्ड है आपका डॉक्टर एंजल ने एंड लास्ट ऑप्शन है ग्रास एवं कैंडल ने। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एंजल ने। तो ऑप्शन सी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बजट के लिए जो उपभोग का नियम है ना वो किसने दिया था, डॉक्टर एंजल ने दिया था। और ये कब दिया था, सन 1857 में दिया था, ठीक है। और इन्होंने, मतलब इनका जो लॉ था ना, इनके उपभोग का नियम, तो उपभोग के नियम में इनका सबसे बड़ा, इनके लॉ का दोष क्या था कि इन्होंने बचत का प्रावधान नहीं रखा था। क्या नहीं रखा था, बचत यानी कि सेविंग का प्रावधान नहीं रखा था। जितनी इनकम हो रही है उतना ही इन्होंने व्यय कर दिया था, बचत का कोई नामो निशान नहीं था, इसलिए इनका लॉ का ही सबसे बड़ा दोष माना जाता है। और जो बजट होता है, बजट आपका 3 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका, क्या होता है, एक होता है आपका फर्स्ट संतुलित बजट। क्या होता है आपका, पहला होता है संतुलित बजट, दूसरा होता है आपका घाटे का बजट, किसका, घाटे का बजट, थर्ड होता है आपका बचत का बजट। क्या होता है, बचत का बजट। तो जो संतुलित बजट होता है आपका, इसमें क्या होता है, जितनी आय होती है उतना ही आपका व्यय हो जाता है। सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी इनकम हो रही है 15,000 और 15,000 ये आपका क्या हो जाता है, खर्च हो जाता है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, संतुलित बजट के अंतर्गत आता है। और घाटे के बजट में क्या होगा, आपकी इनकम है कम और आपका व्यय हो रहा है अधिक, यानी कि इनकम आ रही है 15,000, आपका व्यय हो रहा है 18,000, 3,000 आप क्या कर रहे हो, लोगों से उधार ले रहे हो, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, ये आएगा आपका घाटे के बजट में। और बचत के बजट में क्या होता है, जितनी आय हो रही है उससे कम आपका व्यय हो रहा है, तो ये कहलाएगा आपका बचत का बजट। मतलब इसमें हम लोग अपनी सेविंग भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर 15,000 रुपये सैलरी है तो आपका 13 या 12,000 ही सिर्फ खर्च हो रहा है, 2 या 3,000 आपका सेविंग में जा रहा है, ठीक है, क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना।
पूछा हुआ है आप लोगों से, अमानवीय साधन जो कि सामाजिक सुविधाओं के अंतर्गत आते हैं वो कौन से हैं। एक बार ध्यान दीजिए, अमानवीय साधन पूछा है, कौन सा अमानवीय साधन जो कि सामाजिक सुविधाओं के अंतर्गत आते हैं, वो क्या होगा, पार्क हो जाएगा, पुस्तकालय हो जाएगा, उपभोक्ता केंद्र हो जाएगा, या उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो आप लोग देखिए, जो अमानवीय साधन जो कि सामाजिक सुविधाओं के अंतर्गत आते हैं, तो सामाजिक सुविधा के अंतर्गत आपका पार्क भी आता है, पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी केंद्र भी आता है, आपका उपभोक्ता केंद्र भी आता है यानी कि कंज्यूमर सेंटर भी आता है। तो ये तीनों चीज आ जाती है। जो पार्क होता है किसी एक अकेले व्यक्ति का पार्क तो होता नहीं है, वो गवर्नमेंट का पार्क होता है जो कि सबके लिए होता है, सार्वजनिक होता है, ठीक है। पुस्तकालय लाइब्रेरी होती है आपकी, सार्वजनिक बनवाई जाती है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या हो सके, बेनिफिट हो सके। कंज्यूमर सेंटर होता है, ऐसा तो नहीं किसी एक कंज्यूमर ने यानी कि कोई भी एक उपभोक्ता उसने अपना खुद का कंज्यूमर सेंटर खोल दिया, केवल वही व्यक्ति उससे लाभ उठा सकता है, ऐसा नहीं है। उपभोक्ता केंद्र यानी कि जो कंज्यूमर सेंटर होते हैं ना, वो आपके कैसे होते हैं, सार्वजनिक होते हैं, लोगों की सुविधाओं के लिए वो खोले जाते हैं। तो ये तीनों ही क्या है, आपके अमानवीय साधन है जो कि सामाजिक सुविधाओं के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, क्लियर है आपको ये। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो आप क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग अपना। पूछा हुआ है, प्रसार शिक्षण एक विधि है। ये आपका जितना इजी लग रहा है उतना ही आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कैसा है आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। प्रसार शिक्षण एक कैसी विधि है, आपको ये बताना है। एक अव्यवहारिक शिक्षण है, एक सामूहिक शिक्षण है, एक व्यवहारिक शिक्षण है, या एक जन शिक्षण है। तो प्रसार शिक्षण एक विधि कैसी विधि है, यह एक व्यवहारिक विधि होती है। कैसी होती है, व्यवहारिक शिक्षण होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी एक दृश्य श्रव्य सामग्री है। दृश्य श्रव्य यानी कि हम देख भी सकते हैं सुन भी सकते हैं, ऐसी सामग्री कौन सी है। ऑप्शन दिया हुआ है, टेलीफोन है, गाना है, ड्रामा है, या फ्लिप बुक है। तो आपको ये बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग देखिए, जो टेलीफोन होता है ना, इसमें हम क्या करते हैं, बात करते हैं। आपका क्या करते हैं, बात करते हैं हम। तो इसमें हम केवल सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। अब आप लोग वीडियो कॉल की बात मत करिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि हम जो नॉर्मल डॉट वाले टेलीफोन होते हैं ना, जिसमें हम केवल बात कर सकते हैं, उस वाले टेलीफोन की बात की गई है। जो गाना होता है, इसमें आपका गाना मोस्टली क्या करते हैं, सुनते हैं। क्या करते हैं, हम सुनते हैं। अब आप लोग टीवी पे गाने देख रहे हैं, उसमें आप गाना देख भी रहे हैं सुन भी रहे हैं, वो बात आपकी अलग हो जाती है। पर हम गाना मोस्टली क्या करते हैं, हम सॉन्ग को सुनते हैं। जो ड्रामा होता है आपका, तो ड्रामा में क्या होता है, ड्रामा आपका किया जाता है, एक नाटक के रूप में होता है, उसको हम सुनते भी है देखते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका दृश्य सभ्य सामग्री में आ जाएगा। और ये जो फ्लिप बुक होती है उसको हम पढ़ सकते हैं देख के, यानी कि हम उसको देख सकते हैं, सुन नहीं सकते, ठीक है। तो जो ड्रामा हो जाएगा वो आपका दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आ जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। पूछा हुआ है आप लोगों से, महिला शिक्षा निधि की स्थापना कब तथा कहाँ द्वितीय अधिवेशन में हुई थी। तो आप लोगों को ये तो क्लियर है, महिला शिक्षा निधि की स्थापना द्वितीय अधिवेशन में हुई थी। कब हुई थी, द्वितीय अधिवेशन में हुई थी। अब आपको ये बताना है कब और कहाँ हुई थी। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सन 1928 दिल्ली में, सेकंड ऑप्शन है आपका सन 1920 बम्बई में, थर्ड ऑप्शन है सन 1938 कलकत्ता में, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका सन 1955 लखनऊ में। तो जो महिला शिक्षा निधि की स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी कब, 1928 में हुई थी और दिल्ली में हुई थी। तो और द्वितीय अधिवेशन में हुई थी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इससे आपको एक 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए इस एक क्वेश्चन से। देखिए, महिला शिक्षा निधि की स्थापना कब हुई, 1928 में हुई। महिला शिक्षा निधि की स्थापना कहाँ हुई, महिला शिक्षा निधि की स्थापना दिल्ली में हुई। महिला शिक्षा निधि की स्थापना किस अधिवेशन में हुई, तो महिला शिक्षा निधि की स्थापना द्वितीय अधिवेशन में हुई। तो इससे आपके कितने क्वेश्चन क्लियर हो गए, 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए, ठीक है। और ईयर यानी कि सन 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष को मान्यता दी गई थी, ठीक है। क्या है,
सन 1975 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष को मान्यता दी गई थी। क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा हुआ है आप लोगों से, आयकर जो होता है निम्न प्रकार का कर है। आयकर यानी कि जो हम टैक्स देते हैं वो किस प्रकार का कर होता है? ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अप्रत्यक्ष कर होता है, सेकंड है विकास कर होता है, थर्ड है मनोरंजन कर होता है एंड लास्ट है आपका प्रत्यक्ष कर होता है यानी कि डायरेक्ट टैक्स। कर क्या होता है? ये जो कर है ना ये आपका होता है टैक्स। क्या होता है आपका? टैक्स जो हम लोग देते हैं ना वो होता है। तो जो आयकर होता है वो आपका होता है प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास को हम अपनी यही एंड करते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी या नहीं लगी, आपको क्वेश्चन समझ में आए या नहीं है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट से जुड़े हुए थे वो आपको सही लगे, अच्छे लगे या नहीं लगे, आपको क्लियर हुए या नहीं हुए। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और ये क्लास होती है आपकी डेली कितने बजे? शाम के 8 बजे 8 PM पे होती है। तो आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।